गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे द थ्री टॉपिक्स इन आवर फोर्थ यूनिट, दैट इज़ व्हाट इज़ सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट इज़ इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एंड कंसेप्ट ऑफ डेडलॉक। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में एंड उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन क्या है। तो सी जनरली जब हम थ्रेड्स यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, उसके खुद का जो डेटा है, आपने देखा होगा कि जब हम थ्रेड बनाते हैं तो हम रन मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज वी कॉल दी रन मेथड ऑफ दैट थ्रेड क्लास, राइट। बट इफ़ वी विश टू यूज़ डेटा एंड मेथड्स आउटसाइड द थ्रेड्स रन मेथड, मतलब हमेशा कोई भी थ्रेड उसके रन मेथड एंड उसके इनसाइड जो डेटा है उसी को यूज़ करता है। बट अगर हमें कुछ आउटसाइड डेटा को यूज़ करना है, ठीक है, मतलब रन मेथड से बाहर का कुछ डेटा उस थ्रेड में हमें यूज़ करना है, एक्सेस करना है, सो इन दैट केस दे मे कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स एंड विल लीड टू सीरियस प्रॉब्लम। मतलब उस टाइम पे क्या होगा कि उन्हें दूसरे रिसोर्सेज के साथ कम्पीट करना होगा एंड देयर में बी ऑकरिंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी ऑकर हो सकता है। सो जावा इनेबल्स अस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम यूजिंग टेक्निक नोन एज सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सो उस वक्त जो प्रॉब्लम ऑकर होंगे एट द टाइम ऑफ एक्सेसिंग द आउटसाइड डेटा ऑफ अ रन मेथड। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, उस टेक्निक को क्या हम कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। So, for example, we have a one thread may try to read a record from a file while another is still writing to the same file। मतलब एक हमारे पास एक फाइल है एंड टू थ्रेड्स है। एक थ्रेड उस फाइल में से डेटा रीड कर रहा है एंड एक थ्रेड उस फाइल में डेटा राइट कर रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम। ओके, व्हेन now when the method declared as synchronized, Java creates a monitor and hands it over to thread that calls the method first time। मतलब क्या है कि उस वो जो मतलब एक जो फाइल है, ठीक है, तो उसकी हम एक मेथड क्रिएट करेंगे दैट इज सिंक्रोनाइज्ड मेथड होगी। सो जावा क्या करता है, उस मेथड को मॉनिटर क्रिएट्स करता है एंड डिसाइड करता है कि जो थ्रेड, मतलब अब क्या होगा जब एट द सेम टाइम दोनों भी थ्रेड उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना सेम टाइम पे दो लोग उसको एक्सेस करें या फिर दो थ्रेड उसको एक्सेस करें। तो जावा क्या करता है, अगर वहाँ पे एक मेथड है दैट इज़ सिंक्रोनाइज हमने डिफाइन किए, डिक्लेयर किए हुए हैं, तो जावा क्या करता है, एक मॉनिटर क्रिएट करता है एंड किस टाइप से वो डिसाइड करेगा कि किस थ्रेड को अब वो फाइल हम देंगे। मतलब जो भी थ्रेड उसको पहले कॉल करेगा, ठीक है, वो जो मेथड सिंक्रोनाइज्ड मेथड होगी उसको पहले कौन कॉल करेगा, जो थ्रेड उसको पहले कॉल करेगा उसको वो फाइल हम देंगे, चाहे वो रीड करे या राइट करे। ठीक है, सो इस तरह से वो डिसाइड करता है, सिंक्रोनाइज्ड करता है बिटवीन दी टू और मोर थ्रेड्स। मतलब किसको पहले दे, बाद में किसको देनी चाहिए, उसके बाद हम किसको देंगे, तो ये सारी चीज़ें उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, मतलब एक दो या तीन थ्रेड्स के बीच में वो किस तरह से सिंक्रोनाइज होता है, किस लिए, टू मतलब अच्छे से उसको क्या होगा, एग्जीक्यूट हो सके प्रोग्राम। ठीक है, सो इसलिए एंड सिंक्रोनाइज्ड लॉक ऑब्जेक्ट, ये जो मेथड जो है ना दैट इज सिंक्रोनाइज मेथड हमने कहा था। सो वो मेथड क्या है, सिंक्रोनाइज्ड एंड उसके ब्रैकेट में है लॉक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड एज इट इज़ ओपनिंग ब्रेस, उसके अंदर कुछ कोड एंड क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, सो ये सिंटैक्स है उस सिंक्रोनाइज्ड मेथड का जो हमने कहा था। ठीक है, सो उस मेथड को जो भी पहले कॉल करेगा वो फाइल उसको मतलब उसको मिलेगी या फिर वो एक्सेस कर सकता है। ओके, नाउ जो ऑब्जेक्ट लॉक मैकेनिज्म है, मतलब यहाँ पे है ना सिंक्रोनाइज्ड ऑब्जेक्ट लॉक, तो वो क्या करता है, सम रूल्स फॉलो करता है ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो दैट फर्स्ट रूल है, ए थ्रेड मस्ट एक्वायर द ऑब्जेक्ट लॉक एसोसिएटेड विद द शेयर्ड रिसोर्सेज बिफोर इट कैन एंटर द शेयर्ड रिसोर्स। द रन टाइम सिस्टम इंश्योर्स दैट no other thread can enter a shared resource if another thread already holds the object lock associated with the shared resource। मतलब a thread must acquire the object lock associated with the shared resource। ठीक है,
अब थ्रेड क्या करेगा, वो जो ऑब्जेक्ट लॉक है मतलब किससे एसोसिएटेड है वो रिसोर्सेज जो उसको चाहिए। यहाँ पे हमने रिसोर्सेज का एग्जांपल लिया है फाइल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लॉक किससे एसोसिएट होगा, उस फाइल से। बिफोर इट कैन एंटर द शेयर्ड रिसोर्स, मतलब उस रिसोर्स के पास जाने से पहले कोई भी थ्रेड, ठीक है, द रन टाइम सिस्टम इंश्योर्स दैट नो अदर थ्रेड कैन एंटर अ शेयर्ड रिसोर्स। मतलब जो फाइल है, मतलब थ्रेड 1 जो है वो क्या कर रहा है, उस फाइल के पास जा रहा है। तो रन टाइम सिस्टम जो होती है, इंटरप्रेटर जो होता है, वो क्या करता है, चेक करता है कि वहाँ पे पहले से कोई सिस्टम या फिर पहले से कोई थ्रेड तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब उस रिसोर्स को कोई और तो एक्सेस नहीं कर रहा, ठीक है। इफ़ अनाद, अगर कोई उसको ऑलरेडी वहाँ पे एक्सेस हो रहा है, मतलब उसको अगर किसी ने कोई दूसरा थ्रेड उसको रीड कर रहा है या फिर राइट कर रहा है, तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट लॉक एसोसिएट विद द शेयर्ड रिसोर्स। सो अगर मतलब कोई ऑलरेडी कोई दूसरा थ्रेड उसको एक्सेस कर रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट लॉक है वो किसके पास रहेगा, उस दूसरे थ्रेड के पास, ठीक है। तो ये जो पहला थ्रेड है उसको वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे क्या, नहीं। इफ़ अ थ्रेड कैन नॉट इमीडिएटली एक्वायर द ऑब्जेक्ट लॉक, इट इज़ ब्लॉक। मतलब इंस्टेंटली जो भी थ्रेड उसको एक्सेस करेगा ऑब्जेक्ट लॉक को, उसको वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। अगर उसने इमीडिएटली उसको एक्वायर नहीं किया, इट मीन्स दैट थ्रेड विल बी ब्लॉक फॉर अ सम टाइम, ठीक है। सो दैट इज़ इट मस्ट वेट फॉर द लॉक टू बिकम अवेलेबल। मतलब उसको कब तक ब्लॉक रहना पड़ेगा, जब तक वो लॉक ऑब्जेक्ट है ना, वो जब तक अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। एंड सेकेंड रूल है दैट इज़ व्हेन थ्रेड एग्जिस्ट अ शेयर्ड रिसोर्स। मतलब जब कोई थ्रेड के पास वो फाइल उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है, थ्रेड जब उसका काम ख़त्म हो गया तो उसने वो छोड़ दिया, एग्जिट कर दिया, द रन टाइम सिस्टम मतलब इंटरप्रेटर इंश्योर्स दैट द ऑब्जेक्ट लॉक इज ऑल्सो हैंडेड ओवर। तो रन टाइम सिस्टम मतलब इंटरप्रेटर वो क्या करता है, वो जो ऑब्जेक्ट लॉक था उस थ्रेड के पास उसको फ्री कर देता है, ठीक है। इफ़ अनदर थ्रेड इज़ वेटिंग फॉर द ऑब्जेक्ट लॉक। अब देखो पहले जो केस था उसमें क्या कर रहा था हमारा थ्रेड, वो वेट कर रहा था फॉर द ऑब्जेक्ट लॉक, मतलब जब तक वो फ्री नहीं होता तब तक। जब वो फ्री हो जाता है तो वो क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट लॉक के लिए जो दूसरा थ्रेड वेट कर रहा है, इट कैन प्रोसीड टू एक्वायर द लॉक इन ऑर्डर टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स। वो उसको दे देगा सेकेंड थ्रेड को जो वेट कर रहा था, एंड नाउ वो जो वेटिंग वाला थ्रेड था वो उसको एक्सेस कर सकता है उस फाइल को, ठीक है। सो इस 2 रूल्स से वो मेकानिज़म हैंडल होता है, एट मतलब सिंक्रोनाइजेशन मेकानिज़म कंप्लीट होता है, ठीक है। The keyword synchronized and lock forms the basis for implementing synchronization execution of the code. Synchronized जो keyword है ना वो हम यूज़ करते हैं for this whole method. There are 2 different ways in which execution of code can be synchronized. मतलब जो कोड का एग्जीक्यूशन है ना उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट वेज है। फर्स्ट है सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक क्या है कि एग्जीक्यूशन जो हो रहा है हमारे सिस्टम में, जो हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, कोड का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो स्मूथली कंप्लीट हो सके, ठीक है। मतलब वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो सके, इसलिए उस सिस्टम को क्या करते हैं, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन मतलब कौन से रिसोर्सेज किस प्रोसेस को दे, कौन से रिसोर्सेज किस प्रोसेस को ना दे, एट द सेम टाइम एक ही रिसोर्स अगर दोनों प्रोसेस एक्सेस करे तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑकर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, और उस टेक्निक को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड्स जो है, प्रोग्राम्स जो है, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए फॉर दी वेरी फेयरली एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब वो सिंक्रोनाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं, तो टू वेज से हम उसको अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड मेथड, एंड सेकेंड वन इज़ बाय यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, ठीक है। सो इन 2 चीज़ों से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है दैट इज़ सिंक्रोनाइज्ड मेथड। अब इस प्रोग्राम हमारे पास एग्जाम्पल हैं, उससे हम देखते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड का यूज़ करके हम किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो डज़ नॉट हैव एनी सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। मतलब ये प्रोग्राम में कुछ भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो पहले देखते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है नॉर्मल प्रोग्राम। यहाँ पे हमने जावा प्रोग नाम का एक क्लास लिया है, उसके अंदर डिस्प्ले मेथड, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट है, फिर ट्राई ब्लॉक लिया है, वहाँ पे हमने एक थ्रेड डॉट स्लिप किया है,
फॉर 1000 मिली सेकेंड एंड कैच ब्लॉक में हमने जस्ट एक सिंबल प्रिंट किया है, ठीक है। फिर हमने न्यू थ्रेड बनाया है इम्प्लीमेंट्स रनेबल मेथड को, रनेबल इंटरफेस को वो इम्प्लीमेंट्स कर रहा है। वहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग डेटा टाइप का एंड ऑब्जेक्ट बनाया है जावा प्रो नाम के क्लास का, ठीक है। सी हियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद थ्रेड जो क्लास होता है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज टी। एंड फिर हमने न्यू थ्रेड मतलब ये जो क्लास है ना उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिया है एंड उसके बाद थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन परफॉर्म किया है एंड टी डॉट स्टार्ट किया है टू फॉर दी रन मेथड, दिस रन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हमारा न्यू थ्रेड जो कंस्ट्रक्टर है वो कंप्लीट हो गया और यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो गया। फिर अगेन एक हमने क्लास बनाया दैट इज़ क्लास सिंक्रोनाइजेशन। ओके, सो ये अलग क्लास है ना, ये अलग है एंड ये अगेन एक दूसरा क्लास है सिंक्रोनाइजेशन, थर्ड क्लास। सो यहाँ पे हमने मेन मेथड यूज़ की है एंड हमने किया है थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, वो ठीक है एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए अगर इसमें मेन मेथड में कुछ एक्सेप्शन ऑकर हुआ तो। फिर हमने यहाँ पे देखो जावा प्रो ये जो क्लास है, ये क्लास इसका ऑब्जेक्ट बनाया है एंड ये जो सेकेंड क्लास है इसका भी ऑब्जेक्ट बनाया है। इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए हमने, OB1, OB2 एंड OB3, ठीक है। एंड बाय यूजिंग दिस OB1, OB2 एंड OB3 वी कॉल द मेथड दैट इज़ जॉइन। और जॉइन मेथड किसकी है? थ्रेड क्लास की, क्योंकि हमने उसको एक्सेस करते वक्त क्या किया है, OB1 डॉट टी, टी किसका ऑब्जेक्ट है? थ्रेड क्लास का। सो डॉट टी डॉट जॉइन, सो जॉइन किसकी मेथड होगी? थ्रेड क्लास की, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको जॉइन मेथड को कॉल किया एंड उसके पहले हमने ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड उसको मतलब प्रिंट किया है। ऑब्जेक्ट 1 जब हमने क्रिएट किया तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 एंड फर्स्ट, ठीक है। तो ये जाएगा न्यू थ्रेड का कंस्ट्रक्टर है ना यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, TAR डॉट डिस्प्ले ब्रैकेट में मैसेज कॉमा आई। सो मैसेज इज दैट इज़ फर्स्ट एंड आई क्या है, वैल्यू, मतलब कौन से पॉइंट पे वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो दैट टाइम आई की वैल्यू क्या है। तो इस तरह से इसका आउटपुट भी देख लो, दैट इज़ ये जो है ना सिंबल, ये हमने इसलिए प्रिंट किया है क्योंकि उसके बीच में हम आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतने बार, मतलब जब फर्स्ट को कॉल करेंगे तो रन मेथड 5 टाइम्स ऑकर होंगी, सेकंड को कॉल करेंगे तो 5 टाइम्स। बट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे स्लीप मेथड डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक बार जब फर्स्ट मेथड एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद वो कहाँ पे चला जाएगा, स्लीप में फॉर 1000 मिली सेकेंड। तो इसलिए तब तो कौन एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड वो जब स्लीप चला जाएगा तो थर्ड ऑब्जेक्ट, और जब तक थर्ड एग्जीक्यूट होता है जो पहला वाला स्लीप में गया था वो वापस आ जाएगा, तो फिर से वो पहला वाला एग्जीक्यूट होगा। सो इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, इसलिए थर्ड सेकेंड थर्ड, मतलब इस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। कुछ भी मतलब रैंडम टाइप से वो प्रिंट होगा, क्योंकि वो स्लीप में जा रहा है फिर अगेन वापस आ रहा है। तो वो जो वे है डिसाइड, मतलब डिसीजन जो है कि कौन सा किस बेसिस पे आएगा, ये डिपेंड करेगा जावा इंटरप्रेटर के ऊपर, ठीक है। फिर देखो, वी सिंपली नीड टू प्रीसेट डिस्प्ले मेथड डेफिनेशन विद द कीवर्ड सिंक्रोनाइज सच एज क्लास जावा प्रोग्राम सिंक्रोनाइज्ड वर्ड डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोई भी मेथड कभी भी एग्जीक्यूट हो रही है ना, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर इस डिस्प्ले मेथड का हम सिंक्रोनाइज्ड बनाना चाहे, ठीक है, तो उसके लिए हमें वहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ऐड करना पड़ता है। ओके, सो दिस वन इज सिंटैक्स ऑफ फॉर द सिंक्रोनाइज्ड मेथड। अब देखते हैं, तो जब हम उसको सिंक्रोनाइज करेंगे उस मेथड को, तो हमारे पास आफ्टर रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसे फर्स्ट थर्ड 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 थर्ड, सेकेंड अगेन थर्ड अगेन फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, मतलब कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ रहा है। नहीं तो पहले ऐसा आया था का फर्स्ट इसमें आउटपुट, ये देखो
कहीं पे भी कुछ भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम सिंक्रोनाइज्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज डेडलॉक कंसेप्ट। सो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इज यूज टू मेक द क्लास और मेथड थ्रेड सेफ, ठीक है, which means only one thread can have lock for synchronized method and used it. Okay, other threads have to wait till the lock release and any one of them acquire their lock, ठीक है। मतलब 2-3 थ्रेड्स है तो सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से होता है, जो भी थ्रेड पहले सिंक्रोनाइज मेथड को एक्सेस करेगा वो एग्जीक्यूट होगा एंड बाकी के थ्रेड क्या करेंगे, वेटिंग स्टेट में जाएंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज इफ आवर प्रोग्राम इज रनिंग इन मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट देयर 2 और मोर थ्रेड्स एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। मतलब मोस्टली ये कब ऑकर होता है, जब हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। बट समटाइम्स इट्स ऑल्सो कॉज अ प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड अ डेडलॉक। मतलब जब कोई दो थ्रेड हैं, एक एग्जीक्यूट हो रहा है सिंक्रोनाइज मेथड का यूज़ करके एंड दूसरा वेटिंग में है, तो कभी मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि पहला जो थ्रेड है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहा है एंड उसके बाद जो थर्ड थ्रेड है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब फर्स्ट थर्ड इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो सेकेंड थ्रेड है उसको वो जो सिंक्रोनाइज मेथड है वो अवेलेबल ही नहीं हो रही है। कभी उसको फर्स्ट थ्रेड एक्सेस कर रहा है, कभी थर्ड थ्रेड एक्सेस कर रहा है। तो सेकेंड थ्रेड क्या है, हमेशा वेटिंग स्टेट में ही है, तो वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। तो उस टाइप की सिचुएशन का हम बोलते हैं डेडलॉक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेडलॉक। नाउ डेडलॉक इन जावा इज अ पार्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। Deadlock can occur in a situation when thread is waiting for an object lock that is acquired by another thread and second thread is waiting for an object lock that is acquired by first thread. Since both threads are waiting for each other to release the lock and condition is called deadlock. या फिर अगेन ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि हमारे पास दो सिंक्रोनाइज मेथड एंड दो थ्रेड है। एक मेथड देखते हैं, एक देखो T1 है एंड T2 है, ठीक है, एंड सिंक्रोनाइज मेथड S1 है S2 है। तो इसके पास S2 है एंड इसके पास S1 है। तो T1 क्या बोल रहा है, मैं S1 को नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे S2 नहीं मिलेगा, एंड T2 क्या बोल रहा है, मैं S2 को नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे S1 नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, दोनों भी ब्लॉक हो गए, मतलब दोनों भी डेडलॉक स्टेट में चले गए, क्योंकि कोई भी उसको फ्री करने के लिए रेडी नहीं। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक, ठीक है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, थ्रेड 1 थ्रेड 2 के पास ऑब्जेक्ट 2 है, या फिर हम मेथड 2 बोल सकते हैं, थ्रेड 1 के पास ऑब्जेक्ट 1। थ्रेड 2 क्या बोल रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट 1 चाहिए, एंड थ्रेड 1 क्या बोल रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट 2 चाहिए। बट ये क्या बोल रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, एंड ये क्या बोल रहा है, मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गई स्टेट। इसको हम बोलते हैं डेड लॉक, ठीक है। मतलब वहाँ पे कोई सोल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है, तो वो डेड हो गई, सिचुएशन क्या हो गई, डेड हो गई, तो उसको हम बोलते हैं डेड लॉक। नाउ डेडलॉक इन मल्टी थ्रेडिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे देखो क्लास है यूटिल, यूटिल क्लास है। फिर हमने यहाँ पे स्टैटिक वॉइड स्लिप नाम की मेथड ली है लॉन्ग मिलीज, एंड ट्राई मेथड के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने उसको स्लिप किया है थ्रेड क्लास को फॉर जितने नंबर ऑफ हम मतलब इनपुट देंगे उतने मिली सेकेंड के लिए। फिर उसके बाद शेयर्ड क्लास बनाया हमने अगेन, यहाँ पे देखो शेयर्ड क्लास बनाया है हमने, एंड उसके अंदर हमने एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड लिखी है दैट इज़ टेस्ट 1, ठीक है। अगेन यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड वॉइड टेस्ट 2, दो मेथड्स हमने सिंक्रोनाइज्ड मेथड बनाई है यहाँ पे, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। उसके बाद हमने थ्रेड 1 क्लास बनाया है विच एक्सटेंड्स द थ्रेड क्लास प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एंड फिर हमने शेयर्ड जो क्लास है यहाँ पे तो ये जो शेयर्ड क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट बनाए S1 एंड S2। नाउ हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड 1 जो कंस्ट्रक्टर हैं इस क्लास का, उसके अंदर दिस डॉट S1 एंड दिस डॉट S2, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं S1 एंड S2, मतलब यहाँ पे S2 यहाँ पे एंड S1 सिंक्रोनाइज्ड मेथड S1 के पास, ओके। यहाँ पे
तो अब क्या होगा, फिर हमने रन मेथड को कॉल किया है बाय यूजिंग थ्रेड क्लास से, ठीक है। उसको एक्सेस करके यहाँ पे हमने रन मेथड को बोले। अब देखो सबसे पहले ये अगर हमने किया है तो हमने 3 अलग अलग थ्रेड्स एंड 3 अलग अलग क्लासेस बनाए हैं। एंड उसके बाद हमने जो थ्रेड टू अगेन एक क्लास बनाया है, फिर हमने यहाँ पे उसकी मेथड बनाई है। लास्ट में मतलब हमने 4 अलग अलग क्लासेस बनाए हैं। लास्ट में देखो हमने अगेन एक क्लास बनाया न्यू, दैट इज़ डेडलॉक, ठीक है, उसका नाम है डेडलॉक। फिर इसके अंदर हमने मेन मेथड की, और यहाँ पे हमने जो शेयर्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है 2 ऑब्जेक्ट S1 एंड S2। फिर थ्रेड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है T1, एंड थ्रेड टू जो अगेन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया T2, ठीक है। मतलब 4 क्लास के 4 ऑब्जेक्ट बनाए, 3 क्लास के 4 ऑब्जेक्ट बनाए। अब हमने हर एक ऑब्जेक्ट के वक्त उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ठीक है, और उसमें हमने कुछ वैल्यू पास किए हैं। एंड स्लीपिंग वैल्यू है दैट इज़ 2000 मिली सेकेंड, ठीक है। जब हम इसका T1 डॉट स्टार्ट करेंगे तो रन थ्रेड 1 की रन मेथड कॉल होगी, मतलब ये मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, S1 डॉट टेस्ट 1 S2, मतलब हमने क्या किया है, इस मेथड को कॉल किया है, राइट। और वहाँ पे S2 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हमने क्या पास किया था 2000 मिली सेकेंड, ठीक है। सेम वाइज जब हम T2 डॉट स्टार्ट करेंगे तो ये रन मेथड कॉल होगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर यहाँ पे हमने टेस्ट2 को कॉल किया है तो टेस्ट2 मेथड कॉल होगी, एंड उसमें जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से वो एक्सेस होगा। नाउ इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन देखो क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।